हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिवियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था और आज जो है मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाता हूँ, है ना बेटा। तो वेस्ट नहीं करते टाइम, सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब क्या है कि ये जो IUPAC नोमेनक्लेचर है इसमें बहुत सारे रूल्स हैं और ये रूल जो होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि जो रूल एल्केन्स की नंबरिंग में या बोले सिर्फ एल्केन है और छोटे मोटे सब्स्टिट्यूट हैं उनके लिए जो लगते हैं, थोड़ा सा प्रेफरेंस का ऑर्डर बदल जाता है जब ये फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड के लिए लगते हैं। ये सेंटेंस हो सकता है बिल्कुल नए बच्चे जो है उनको समझ में ना आए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो बिल्कुल एकदम मतलब शुरुआत से इसको पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ये बात जरूरी हो जाती है कि वो एक सिस्टमेटिक मैनर में इस नोमेनक्लेचर पार्ट को पढ़ें। अब मैंने जो आपके लिए मतलब बेस्ट तरीका सोचा है विचार करने के बाद कि कैसे इसको हमको पढ़ना चाहिए, तो उसमें मैं पहले आपको एल्केन जो सब्स्टिट्यूटेड हैं उनका नोमेनक्लेचर बताऊंगा। उसके बाद में अपन मल्टीपल बॉन्ड ले आएंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर देखेंगे, उनके रूल्स देखेंगे। उससे पहले एल्केन जो सब्स्टिट्यूटेड हैं उनके रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे उनमें नोमेनक्लेचर करना चाहिए। लास्टली हम जो है वो फंक्शनल ग्रुप यदि अटैच है चेन को तो उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। फिर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो कैसे नोमेनक्लेचर करना है वो हम देखेंगे। तो ये 3-4 वैरायटी है जो शुरुआती रूप में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद ये चीज और आगे बढ़ती जाएगी। साइक्लिक कंपाउंड में कैसे नोमेनक्लेचर है, एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे नोमेनक्लेचर है, और कुछ लोग बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये सब भी पढ़ा देते हैं। हालांकि आजकल नीट में तो ये सब नहीं आएगा, नीट में तो ऑब्वियसली बहुत ही लिमिटेड NCERT बेस्ड ही आता है। जेई के एग्जाम में इसके ऊपर भी आ सकता है, स्पाइरो, साइक्लो, वो सब वहां आ सकता है। चलो, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। और इसमें पहला टॉपिक जो मैं लेने वाला हूं वो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। सो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स, ठीक है। पहला टॉपिक ये हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले अपन को आता है, दो चीजें हमें करनी होती है। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ चेन। नोमेनक्लेचर करने के लिए चेन का सिलेक्शन करना जरूरी है। और नंबर 2, नंबरिंग ऑफ द चेन। नंबरिंग ऑफ द चेन, ये दो मेन हेडिंग है जिनके अंडर में ये आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद अपन और चीजें समझते जाएंगे, ठीक है ना। तो सिलेक्शन ऑफ द चेन एंड नंबरिंग ऑफ द चेन, ठीक है ना, इसमें अपन इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब यदि देखा जाए तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। सबसे पहले नंबर 1 ये वाले को ले लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ द चेन में ए ले लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, करेक्ट है। अभी रिमेंबर करें कि हम सिर्फ नोमेनक्लेचर कर रहे हैं ब्रांच चेन एल्केन का, मतलब इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बाद में इंक्लूड करेंगे तो फिर इस रूल में थोड़ा सा बदलाव आएगा कि कैसे चेन को सिलेक्ट किया जाए। अभी तो फिलहाल ये है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी जो चेन है उसको सिलेक्ट कर लो, खत्म बात। तो जैसे मान लो मैं ये बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखा रहा हूँ, हर कोना एक कार्बन है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इधर मैंने दो ये लगा दिया, ये CH2 CH3 हो गया, मतलब इथाइल ग्रुप हो गया, क्योंकि हर कोना एक कार्बन है और कार्बन पे हिडन हाइड्रोजन होते हैं। तो आप समझ जाओगे इस स्ट्रक्चर को यदि डिकोड करोगे तो इधर एक कार्बन है और एक बॉन्ड बना है, मतलब 3 हाइड्रोजन अभी यहाँ पर छुपे हुए हैं। ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कैसे छुपे हुए हाइड्रोजन देखने हैं। जैसे ये कार्बन है, इस पे 2 बॉन्ड बने, मतलब 2 छुपे हुए हाइड्रोजन होंगे, मतलब ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा। इस पे 3 बॉन्ड बने, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा, ये भी CH2 होगा। ये एक ही बॉन्ड बना है, मतलब CH3 हो जाएगा, ये CH2 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 CH3 हो जाएगा, ठीक है। खैर, अब इसमें से हमें ये देखना है कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। तो सबसे लंबी चेन जब मैं देखने के लिए जाऊंगा तो मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो इसका मतलब ये है सबसे लंबी चेन जो सीधी वाली है, तो मैं इसी चेन का चयन कर लूंगा, ये चेन सेलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो भी चेन्स थी उनको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और चौथी पोजीशन पे लगा था इथाइल ग्रुप, 1 2 3 4 ये लगा था। यदि कोई मान लो ये वाली चेन को सेलेक्ट करता है तो वो गलत है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 की थी, ठीक है। कोई यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा होता, यदि कोई ये वाली चेन सेलेक्ट करता है तो ये भी गलत है, क्योंकि ये 5 कार्बन की चेन है और ये 7 कार्बन की चेन है, जबकि 8 कार्बन की चेन है। 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट चेन को हमको सेलेक्ट करना है। तो पहला रूल ये हुआ, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में if two different chains of equal length are present, ठीक है, पहला हुआ सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। बी, if two different chain of equal length are present, equal length are present, then select chain with maximum number of substitute, select chain with maximum number of substituent। अब सवाल ये उठता है सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है जो ये अपनी मेन एल्काइल चेन चल रही है, मतलब जो एक मेन पेरेंट चेन चल रही है, इसके अलावा जो ग्रुप ये जुड़े हुए ये सब्स्टिट्यूट है, बशर्ते ये फंक्शनल ग्रुप ना हो। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो लेटर ऑन बताऊंगा, इसलिए मैं आपको सिस्टमेटिक मैनर में सिंपल से कठिन की ओर ले जा रहा हूँ, जिससे एक साथ यदि बहुत सारी चीजें कर देंगे इकट्ठी तो एक 11th का बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि यार ये कितनी सारी चीजें एक साथ आ गई, तो वो इतने सारे रूल एक साथ याद नहीं कर सकता। जब मैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप अटैच करूंगा तब आपको ये एग्जाम्पल फिर से याद दिलाऊंगा कि देखो वहां पे ये एग्जाम्पल दिया था लेकिन इधर ये चेंज इसलिए हुआ है, ठीक है ना। पर अभी अपन सिंपल चल रहे हैं। सो इफ टू डिफरेंट चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर प्रेजेंट देन सेलेक्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तब अपन उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि सर्वाधिक सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे कि 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये 7 हो गया और मैंने यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर 1 2 3 4 CH2 CH2 CH3 ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है ना ये, और मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, 1 और 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, इधर एक मिथाइल ग्रुप और इधर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। हालांकि ऊपर की ओर बनाना चाहिए था लेकिन वहां जगह कम है इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। अभी इसकी नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, जो आप सोचो ये 4 है, ऑफ कोर्स 4 नहीं होगा वो, लेकिन अभी नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। अब ये मैंने एक चीज आपके लिए चेन मतलब बनाया है। अब यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये एक चेन है, और 1 2 3 4 5 6 7 ये एक चेन है, ठीक है। अब मानो आप कि यदि मैंने चेन सेलेक्ट करी तो ये वाली चेन यदि मैं सेलेक्ट करता हूं तो ये वाली चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ये वाली चेन यदि इस पे एक और मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, अब सही रहेगा, करेक्ट है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7वां हो गया और ये पहला हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7 की हो गई। पर यदि मान लो मैं ये स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करता हूं तो इस पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, साइड ग्रुप्स लगे होंगे, वो 1 2 3 और ये 4, चौथा ग्रुप ये लगा होगा बेटा। पर यदि मैं मान लो ये वाली चेन को सिलेक्ट करता हूँ, इधर से इधर की ओर जाता हूँ, तो ये 7वां है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस पे कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे, 1 2 और ये बिगर वन 1। देखो इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे कुछ कर देता हूँ, अब आपको क्लियरली दिख जाएगा ऐसा। अब इस पे आप सब्स्टिट्यूएंट देखो कितने दिख रहे हैं, 1 2
और ये एक बिगर एल्काइल ग्रुप जो कि तीसरा लगा हुआ है, ये एक बिगर एल्काइल ग्रुप जो कि तीसरा लगा हुआ है, वो इतना बड़ा वाला ग्रुप, ठीक है। ये तीसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 1 2 और 3, करेक्ट है बेटा। लेकिन यदि मैं स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करता, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 में मैंने इधर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा था, इधर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा था, और यहाँ पर 1 2 3 ये एक प्रोपाइल ग्रुप हो गया था, और इधर एक ग्रुप जोड़ा था। अब यदि मान लो मैं इसको स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करता हूं, कुछ इस तरीके से इसको सिलेक्ट करता हूं, तो ऑब्वियसली 1 2 3 और 4 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, एन प्रोपाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो कौन सी चेन करेक्ट होगी? ये जो मैंने चेन सेलेक्ट की है, ये वाली चेन कही थी, ये वाली जो चेन कही थी, ये वाली चेन का सिलेक्शन गलत था क्योंकि इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट थे। ये वाली चेन का सिलेक्शन सही था क्योंकि इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट थे। दोनों एक ही कंपाउंड है, चेन का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करें। सबसे लंबी चेन यदि 2 बन रही हो तो उस चेन का सिलेक्शन करें। सेलेक्ट द चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स वो हैं जो कि हाइड्रोकार्बन चेन में साइड में जुड़े हुए हैं, पर वो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। अब किसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं वो अभी हमें डिस्कस नहीं करना है, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बता चुका हूं, लेकिन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा और हमको अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए। तो ये बात सबको, ये 2 रूल क्लियर हो गए। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, एंड सेकंड रूल वाज if 2 long chain are possible, मतलब 2 chain of equal length are possible, then, और वो दोनों चेन लंबी वाली होनी चाहिए, सबसे लंबी वाली, मतलब 7-7 की 2 लंबी चेन सेलेक्ट हो रही थी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 5-5 की 2 चेन सेलेक्ट हो रही है और एक चेन 6 की सेलेक्ट हो रही हो, तो हम 6 वाली को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें ये कंफ्यूजन नहीं पालना है कि 5 में वो वाली को करें जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। समझ गए बात को? यदि एक लंबी चेन हमको मिली गई है और एक ही सिर्फ लंबी चेन है, सबसे लंबी चेन, तो अनडाउटली उसी को सेलेक्ट करना है। पर यदि 2 बराबर की चेन मिल गई हैं, तो फिर हमको ये देखना है कि उस चेन का चयन किया जाए जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। तो ये हुआ बेटा मतलब नोमेनक्लेचर को लेकर के पहला सिलेक्शन ऑफ द चेन। अब सिलेक्शन ऑफ द चेन में थोड़े से रूल बढ़ जाते हैं यदि फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड में ले लेता, तो अभी नहीं, मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊं, ठीक। अब बढ़ते हैं अपन, सिलेक्शन ऑफ द चेन हो गया। अब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या इसको मैं बोल सकता हूं नंबरिंग ऑफ द चेन भी बोल सकते हैं ना, नंबरिंग ऑफ चेन, नंबरिंग ऑफ चेन। फिलहाल आप क्या पढ़ रहे हो, आप समझ गए होगे। फिलहाल आप पढ़ रहे हो मतलब सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स का सिलेक्शन ऑफ द चेन एंड नंबरिंग ऑफ द चेन, ठीक है, नोमेनक्लेचर कैसे करना है। अब जब मैंने चेन को सेलेक्ट कर लिया, 2 रूल मैंने उसमें देखे थे चेन के सिलेक्शन में, आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनी रूल रिगार्डिंग दिस वन, ठीक है ना। बाकी सारे रूल जो हैं वो उसके बारे में है, मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप के बारे में। टोटल 4 रूल चलते हैं, 2 रूल और बचे हुए हैं, लेकिन वो मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के बारे में है, ठीक है ना बेटा। चलो अब हम चलते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब नंबरिंग ऑफ द चेन किस तरीके से की जाए। अब इसमें जो नंबरिंग ऑफ द चेन होती है, सबसे पहले समझे कि कोई एल्काइल मतलब कोई एल्केन, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन में, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन में सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट आर और विच ग्रुप आर कंसीडर्ड एज
substituent in substituted alkanes। मतलब एल्केन है सब्स्टिट्यूटेड, उनमें सब्स्टिट्यूएंट किसको कंसीडर किया जाता है? मतलब कुछ ऐसे ग्रुप है जिन्हें फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता है, जिन्हें हरदम सब्स्टिट्यूएंट ही माना जाता है। वो कौन से ग्रुप हैं? मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपसे बोलता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी खूब एग्जाम में आ रही है आजकल, इसलिए मैं हरदम इस बुक को काफी इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं। तो कौन कौन से ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है? पहली बात, एग्जाम्पल एल्काइल ग्रुप। यदि मेन चेन का पार्ट नहीं है, कोई एल्काइल ग्रुप है, नोमेनक्लेचर एल्काइल ग्रुप का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा C6H5 फिनाइल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है। इसके अलावा हेलोजन्स, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है बेटा। और इसके अलावा NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा। और इसके अलावा एल्कोक्सी ग्रुप, दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है बेटा। ऑलवेज कंसीडर्ड एज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये प्रीफिक्स क्या होता है बताएंगे। सब्स्टिट्यूएंट को ही प्रीफिक्स बोलते हैं। और कौन से सब्स्टिट्यूएंट? इनको हम सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, और प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है बेटा। जैसे जब भी अपन नोमेनक्लेचर करते हैं ना, तो एक सीरीज में नोमेनक्लेचर करते हैं। यदि आप 11th पास होते और लीडर अचीवर बैच में, 12th में या 13th बैच में होते, तो मैं डायरेक्टली, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता। मैं फिर आपको सबसे पहले एक रूल बताता कि पूरा का पूरा यूपीएससी नोमेनक्लेचर किस सेट में अपन करते हैं। जैसे कि आपने किसी ने यदि पढ़ा हो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, ठीक है ना, कभी भी नोमेनक्लेचर जब करते हैं। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? अभी जो नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं उसमें जो मेन चेन है उसके अलावा जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, और वो ग्रुप ये वाले हो सकते हैं। कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, C6H5 हो सकता है, मतलब फिनाइल। इसके अलावा हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है या NO2 ग्रुप हो सकता है। इन सबको हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। इनके अलावा यदि कोई होगा तो वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और फिर उसका नोमेनक्लेचर अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो, सो सेकेंडरी प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, यदि चेन साइक्लिक है तो साइक्लो लगा देते हैं। रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम बताते हैं हम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं वो बताते हैं। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, जिसमें यदि सिंगल बॉन्ड है पूरी चेन में तो इन लिखते हैं, यदि चेन में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन लिखते हैं, और यदि चेन में ट्रिपल बॉन्ड है कहीं तो उसके लिए आइन लिखते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखते हैं, ठीक है। पर फिलहाल जो तुम पढ़ रहे हो तुम नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स। तो बेटा सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, एलिफेटिक एल्केन पढ़ रहे हो, तो उसमें ये साइक्लो नहीं आना है, तो इसका भी कोई काम नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट आएगा, रूट वर्ड आएगा, नंबर ऑफ कार्बन इंडिकेट करना पड़ेगा। प्राइमरी सफिक्स में भी इन नहीं आएगा, आइन नहीं आएगा, और सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। मतलब सब्स्टिट्यूटेड एल्केन के नोमेनक्लेचर में आपको जिन शब्दों की जरूरत है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स की आपको जरूरत है, इसके बाद आपको रूट वर्ड की जरूरत है, और आपको जरूरत है किसकी? प्राइमरी सफिक्स, लेकिन वो भी सिर्फ क्या? एन। इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। तो इन 3 हेडिंग में लिखा जाता है सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स का नोमेनक्लेचर, ठीक है बेटा। तो अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, आप सबने ध्यान दे लिया होगा। कोई एल्काइल ग्रुप हो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकता है, फिनाइल, हेलोजन, NO2 और OR। इसके एग्जाम्पल देके मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं कि नोमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो किस साइड से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग ऑफ द चेन किस तरीके से करनी चाहिए, वही चीज चल रहा था। लेकिन मेरे को आपको सब्स्टिट्यूएंट बीच में बताना पड़ा, ठीक है। तो मैं अब आपके लिए लेके आता हूं हाउ टू नंबर द चेन, है ना। नंबरिंग में किस चीज का हमें ध्यान रखना है? चेन की नंबरिंग में।
अब तक आपने पढ़ा है चेन का सिलेक्शन कैसे करना है, आप पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स का नोमेनक्लेचर। खैर, इलेवेंथ के बच्चों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने पुराने सालों में देखा है कि वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं नोमेनक्लेचर में एक लेवल पे जाके। रीजन उसका सिंपल ये होता है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है, एक एक करके पढ़ाऊंगा, फिर जब आखिरी में सवाल कराऊंगा तो सबके मिक्स सवाल करा दूंगा, तो आपके रूल पहले बहुत पक्के हो जाए, फिर मिक्स सवाल, तो सारे रूल एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो। अब बेटा, नंबरिंग ऑफ द चेन जो टॉपिक चल रहा था, ये टॉपिक में डाल चुका था, नंबरिंग ऑफ चेन। ठीक है, किस तरीके से हमें चेन की नंबरिंग करना है, तो सबसे पहले जब कोई चेन देता है तो हमें इस तरह से नंबर करना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिले, है ना। यदि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, मान लो सपोज, एकदम सिंपल बताता हूँ, सपोज ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरह से नंबर करो कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। नंबर द चेन in such a manner so that substituent get minimum number। सबसे पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ द चेन। ठीक है बेटा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक, अब हमने ये देखा कि इसमें, अच्छा ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो चलो, तो इसको मैं छोटा ही कर देता हूं फिलहाल आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। 1 2 3 4 और एक और बढ़ा देते, नाउ इट इज करेक्ट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है यदि देखा जाए तो, और चेन तो सीधी सेलेक्ट यही हो गई, कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। नंबरिंग कहाँ से करनी, यदि यहाँ से की तो 1 2 3 4 5, यहाँ से की तो 2 3 4 आएगा, तो ये वाली नंबरिंग सही है, जहां पर कि लोअर नंबर हमको प्राप्त हो। ठीक है बेटा, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब दूसरा, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, यदि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो देन अप्लाई लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल, बेटा दो रूल होते हैं, एनसीईआरटी ने एक और रूल दिया है, मतलब एक ही रूल दिया है एनसीईआरटी ने, उन्होंने लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं बताया, उन्होंने लोएस्ट सम रूल बताया, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है ये। एनसीईआरटी ने जो है वो जो बताया है वो लोएस्ट सम रूल बताया है, लेकिन आईयूपीएससी का जो अब कन्वेंशन है, जो परंपरा है, वो ये है कि लोएस्ट सेट और लोकेंट रूल को ज्यादा प्रेफरेंस देना होता है। मैं आपको बताऊंगा क्या बात है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो, जैसे मान लो बेटा 2 3 4 5 6 7 यूं कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक फ्लोरो लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक क्लोरो लगा दिया, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। और 2 3 4 5 6 7 मैंने यहाँ पर फ्लोरो लगा दिया और यहाँ पर क्लोरो लगा दिया। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑब्वियसली इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन है वो 2,3 है, और इसमें जो है सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन वो 5,6 है। इसका सम किया जाए तो 5 आएगा और इसका सम किया जाए तो
11 आएगा। सो दिस इज करेक्ट। लेकिन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या बोलता है? ये तो बेटा मिनिमम सम रूल हो गया एक तरीके से, आपने दोनों का सम किया, यही एनसीईआरटी में दिया मिनिमम सम रूल। तो आपको वो भी लगाना होता है, लोएस्ट सम रूल जो होता है या मिनिमम सम रूल जो होता है वो भी लगाना होता है। लेकिन यदि दो लगे, लोएस्ट सेट ऑफ रूल, अब ये रूल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं। इसमें यदि इनका सम किया जाए तो 5 आ रहा है, इनका सम किया जाए तो 11 आ रहा है। जिसका लोअर सम आएगा उसको प्रेफरेंस देते हैं, तो इधर लोअर सम आया इसलिए इसको प्रेफरेंस मिल गया। ठीक, अब लोएस्ट सेट ऑफ रूल क्या बोलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लोएस्ट सेट लोकेंट रूल लग रहा है क्योंकि वो ये बोलता है कि आपके पास जो भी सेट आया है, जैसे इधर सेट 2 3 का आया, इधर सेट 5 6 का आया, अब आप कंपेयर करो 2 5, ये कम ये जीत गया। अब नेक्स्ट वाला क्या, उससे मतलब नहीं, मैं इधर ही बताता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, यहां पर एक फ्लोरीन रखा और यहां पर एक क्लोरीन रखा, यहां पर एक फ्लोरीन रखा, यहां पर एक क्लोरीन रखा, करेक्ट बेटा। अब क्या हुआ, यदि नॉमेनक्लेचर किया जाए तो इधर से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट है। एक और लगा दे, एक और लगा देते हैं। वहां पे क्या है, क्लोरीन है ना, एक और लगा देते हैं। इधर एक लगा देता हूँ फ्लोरो क्लोरो, और यहाँ पर ब्रोमो लगा देता हूँ। और यहाँ से इसको हटाया मैंने, और यहाँ से इसको हटाया मैंने, इधर मैं फ्लोरीन लगा देता हूँ, इधर मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, इधर मैं ब्रोमीन लगा देता हूँ। नाउ इट इज अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। अब यदि इसके लोकेंट देखे जाए तो इसका लोकेंट है 2 3 एंड 8, तो इसका सम लेंगे तो 11 तो 13 आ जाएगा। इसको देखो, इसका सम लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसका सम क्या आएगा 3 4 5, करेक्ट है। इसका सम लिया तो 7 5 12 आएगा, इसका सम लिया तो 13 आ रहा है, 8 3 11 2 13, ठीक है। पर कौन सा नोमेनक्लेचर सही है, ये ज्यादा है। अब मिनिमम सम रूल या लोएस्ट सम रूल के हिसाब से देखें तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, करेक्ट है बेटा। क्योंकि मिनिमम सम रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ दीज जिसका कम आ जाए वो वाली नंबरिंग सही है। जैसे इसमें सम 5 आ रहा था, इसमें 11 आ रहा था, तो ये वाली नंबरिंग सही थी, ठीक। इस केस में यदि देखें तो इसका 13 है, इसका 12 है, मतलब ये वाली नंबरिंग सही है। पर लोएस्ट सेट लोकेंट रूल क्या बोलता है, वो रूल ये बोलता है कि आप सेट को 1 बाई 1 कंपेयर करो। जैसे 2 3 8 है और ये 3 4 5 है, तो 1 बाई 1 कंपेयर करो, ये 2 ये 3 खत्म, ये वाला सही है, करेक्ट है बेटा। हमने क्या देखा, हमने इसके सेट को कंपेयर किया और 1 बाई 1 कंपेयर करना है, जो पहला जीत जाए बस वो जीत गया। ये 2 ये 3 खत्म, ये लोअर है, ये हो गया, ये वाला सही है, वो वाला गलत है। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कन्वेंशन 1993 के हिसाब से यदि लोएस्ट सम रूल, जैसे इस केस में लोएस्ट सम रूल भी लग रहा था और लोएस्ट सेट लोकेंट रूल भी लग रहा था, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। लेकिन इस केस में लोएस्ट सम रूल और लोएस्ट सेट लोकेंट रूल आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है। देयरफॉर व्हिच रूल शुड बी गिवन प्रेफरेंस? ऑफ कोर्स लोएस्ट सेट लोकेंट रूल शुड बी गिवन प्रेफरेंस, मतलब 1 बाई 1 कंपेयर करना है। इस सेट में 2 3 8 है, इस सेट में 3 4 5 है, पहला नंबर 2 है, पहला नंबर 3 है, जो लोअर था वो जीत गया, खेला खत्म, सम से मतलब नहीं है। तो आई सपोज दैट मैं आपको ये इंपॉर्टेंट रूल समझा पाया, ठीक है बेटा। हालांकि एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही रूल दिया है, जो दिया है लोएस्ट सम रूल, लेकिन उन्होंने लोएस्ट सेट लोकेंट रूल पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा ये रूल नहीं लग रहा है। और अब अपन को तो ये देखना है भाई आईयूपीएसी क्या कहती है। तो आईयूपीएसी ने बहुत क्लियर शब्दों में ये बात कह दी है कि दिस रूल इज मोर एप्लीकेबल इवन इफ लोएस्ट सम रूल हैज बीन ब्रोकन, कोई फर्क नहीं पैंदा। क्लियर है बेटा? तो आई सपोज दैट सभी बच्चों को ये रूल क्लियर हो गया होगा। चलो अब मैं इसको मिटाता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब मैंने आपको इतना बता दिया, अब इसके बाद में इसी में एक वेरिएशन और आ सकता है। मतलब आप पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स का नोमेनक्लेचर। पहले आपने क्या पढ़ा था, हाउ टू सेलेक्ट द चेन। सो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, यदि दो चेन बराबर लेंथ की थी तो आपने उस चेन को सिलेक्ट किया जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट थे। फिर आपने पढ़ा नंबरिंग ऑफ दी चेन, एक ही सब्स्टिट्यूएंट था तो उस साइड से नंबर किया जिस साइड से मिनिमम नंबर आ रहा हो, ठीक है। यदि एक से ज्यादा थे तो दो रूल लगते हैं, लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट सेट लोकेंट रूल। सो मोर करेक्ट इज लोएस्ट सेट लोकेंट रूल, ठीक। ओके, अब देखो यदि मान लो थर्ड केस इसमें आता है 3 4 5 6 7, इधर मैंने फ्लोरीन लगा दिया और इधर मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7. Now this is fluorine and this is chlorine. 1 2 3 4 5 6 7. अब 2 and 6 है बेटा यहाँ पर लोकेंट, और यहाँ पर भी इस तरफ से चलें तो 2 and 6 है। तो इसका मतलब सब कुछ एकदम डिटो सेम हो गया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। तो ये फ्लोरो है और ये क्लोरो है, सो क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफरेंस मिल जाएगा, ये वाला जीत जाएगा, ये वाला हार जाएगा। और ये रूल सिर्फ कब है, जब सिमेट्रिकल केस हो, इन केस ऑफ सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स। इन केस ऑफ सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स, शायद मैंने एल्कीन बोल दिया था, एल्केन्स, ठीक है ना। यदि मान लो कभी 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7, यदि ये डायग्राम होता और यहाँ पर क्लोरीन होता और यहाँ पर फ्लोरीन होता, तो बेटा थर्ड पे क्लोरीन था और सेकंड पर फ्लोरीन था। तो आप जब लिखते तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके जो दो लोकेंट आते वो आते 2,5 और इसके लोकेंट आते 3,6। ये वाला जीत जाता, ये वाला हार जाता, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं था। लोएस्ट सेट ऑफ रूल से ये 2 था, ये 3 था, ये जीत गया, खेला खत्म। तो ऊपर वाला रूल सिर्फ कब लगेगा, जब सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स एल्केन्स होंगे, तभी वो रूल लगेगा। आई होप सो मैं आपको बात समझा पाया और सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब सोचो, यदि मान लो, यहां तक सब लोग क्लियर है, इफ more than one similar substituent is present, that is multiple similar substituent are present, multiplicity of similar kind of substituent is present, then their number is indicated by word, यदि 2 हुए बेटा तो डाई लिख देंगे, 3 हुए तो ट्राई लिख देंगे, 4 हुए तो टेट्रा लिख देंगे, है ना। वर्ड डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आर नॉट पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, यहां पर लेकर के बना दिया इथाइल ग्रुप, ठीक है, इथाइल ग्रुप बना दिया, और यहाँ पर ये हो जाएगा इथाइल ग्रुप, और यहाँ पर एक मिथाइल और यहाँ पर एक मिथाइल, ठीक है बेटा। अब चेन तो दिखाई दे रही है, सीधी वाली है, 1 2 3
4 5 6 7। ठीक है, तो अब फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, CH2CH3 इथाइल ग्रुप कहलाएगा। और 3 और 5 पर जो है वो है डाई मिथाइल। ये मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो इसके लिए शब्द क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता 3,4 और जो लोकेंट्स होते हैं, लोकेंट मतलब किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, उनको आपस में सेपरेट कॉमा के द्वारा करते हैं, जबकि जो वर्ड होता है इन लोकेंट्स को और वर्ड को हाइफन के द्वारा सेपरेट करते हैं। सो लोकेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड वर्ड इन लोकेंट आर सेपरेटेड बाय हाइफन। सो 3,4 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है बेटा, 3,4 डाई मिथाइल। और जब सॉरी दिस इज 3,5 डाई मिथाइल, सॉरी 3,5 डाई मिथाइल, जबकि फोर्थ पोजीशन पे जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है इथाइल, 4 इथाइल। अब सवाल ये उठता है कि पहले किसको हमको लिखना है, तो जब हम पहले लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4 इथाइल को, बिकॉज डाई इज नॉट पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसको अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने बोला था आप क्या लिख लें, सबसे पहले आप लिख लें सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद लिखें रूट वर्ड, और उसके बाद लिखें आप एन, मतलब प्राइमरी सफिक्स, और उसमें सिर्फ एन ही आता है क्योंकि ये कौन सी चेन है, ये एल्केन की चेन, इसलिए एन लिखना है। रूट वर्ड क्या इंडिकेट करता है, रूट वर्ड ये इंडिकेट करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन है। अब आप 9th 10th में भी पढ़ के आए हो, 7 कार्बन है तो हेप्ट आता है रूट वर्ड, ठीक है ना। रूट वर्ड क्या होता है, यहाँ पे बता दूं आपको, वैसे बता अभी इसी में बता देता हूँ 7, और फिर डिटेल में लिखता हूँ रूट वर्ड क्या होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये रूट वर्ड है। सबसे पहले लेकिन सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये दो हैं, 4 इथाइल और 3,5 डाइमिथाइल। अब किसको पहले लिखें, तो इथाइल को पहले लिखेंगे, डी नहीं है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डाई। जबकि ई इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ऊपर क्या लिखा था कि यदि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डाई ट्राई टेट्रा के द्वारा लिखना पड़ेगा। यदि एक से ज्यादा एक ही प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई ट्राई टेट्रा लिखना पड़ेगा, और डाई ट्राई टेट्रा इज नॉट पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका जब फाइनल नेम में लिखूंगा तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा। पहले कौन सा आएगा बेटा, 4 इथाइल आएगा, तो मैं लिखूंगा 4 डैश इथाइल डैश 3,5 डैश डाइमिथाइल। ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद रूट वर्ड आएगा जो कि 7 कार्बन है तो हेप्ट आ जाएगा, 7 कार्बन है इसलिए हेप्ट आ जाएगा, और फाइनली एन आ जाएगा, हेप्टेन। करेक्ट बेटा, सो इट विल बी हेप्टेन। ठीक है, और थोड़ा माइक्रो में चलेंगे, ये पहला ही नेम था इसलिए मैंने छोटा छोटा आपके लिए लिख दिया है, बट अभी इसका प्रैक्टिस बहुत सारा करना हैगा। ठीक है बच्चों, तो प्रेजेंस ऑफ सेम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पे एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, मैं इसको मिटा, ठीक है बेटा। IUPAC ने कुछ ट्रिवियल नोमेनक्लेचर के वर्ड्स को अलाउ किया है कि उनको हम यूज कर सकते हैं। अब वो कौन से शब्द हैं, जैसे कि कई शब्द अलाउ किए, उसमें से कुछ जो मैंने आपको ट्रिवियल नोमेनक्लेचर में बताए थे वो थे आइसो, नियो, है ना बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ये सब शब्दों को भी आप लिख सकते हो। एनसीईआरटी कहती है कि आप इन शब्दों को लिख सकते हो अनलेस एंड अंटिल दे आर नॉट सब्स्टिट्यूटेड, मतलब प्योर होने चाहिए, है ना। मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए। बता रहा हूं मैं आपको, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे IUPAC has included certain words of trivial nomenclature like iso, neo, secondary,
टर्शियरी, है ना। If such groups, नॉर्मल भी आता है यहाँ पे, नॉर्मल, if such groups are not substituted, ठीक है बेटा। इसमें से आइसो और नियो जो होता है पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, जबकि नॉट पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है बेटा, आइसो नियो आर पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है बेटा, ये वर्ड उन्होंने ले लिए हैं और इन वर्ड्स को लेने के बाद आइसो एंड नियो आर पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है बेटा, मैं एनसीईआरटी रीड आउट करता हूं जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। In alphabetical order, the prefix iso and neo are considered to be the part of fundamental name of alkyl group. The prefix secondary and tertiary are not considered to be the part of fundamental name. The use of iso and related common prefix for naming alkyl group is also allowed by IUPAC nomenclature as far as these groups are not substituted. मतलब इन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं आइसोनियो का, लेकिन इनमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लूं तो चश्मे में प्रॉपर्ली नहीं दे रहा है दिखाई ये एग्जांपल। एनसीईआरटी का ही मैं एग्जांपल लेना चाह रहा था, लेकिन शायद एनसीईआरटी ने किसी भी एग्जांपल में इन वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया है। कोई बात नहीं, यदि नहीं किया है तो मैं अपने मन से कुछ एग्जांपल्स बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है बेटा, अब प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया। नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके। ओके, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, मैंने आपको ये बता दिया है वैसे। अब चलो एग्जांपल लेते हैं। ऐसा हो गया जैसे, ठीक है ना। अब ये जो लिखा है उस पे एग्जांपल में अपने मन से कुछ बना देता हूं। तो जैसे ये हुआ है ना बेटा, अब मैंने क्या किया, इधर ये बना दिया, ठीक है ना। अब लॉन्गेस्ट चेन जैसे दिखाई दे रही है वो ये वाली चेन है ना, 1 2 3 4 1 2 3, ये वाली लंबी चेन दे रही दिखाई मेरे को है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, मतलब यहां से नंबरिंग कर दे चालू, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर तो चेन 5 6 की है तो कोई मतलब ही नहीं है, और इधर से नंबरिंग करते तो ये 5 आता है, इसलिए नंबरिंग उस तरफ से सही की है। ठीक, अब मैंने ये क्यों बनाया आपके लिए, इसलिए बनाया बेटा कि इसको आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं। याद करो, क्या ये CH3 है बच्चों, तो IUPAC कन्वेंशन में इसको मैं 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन लिख सकता हूं, क्योंकि इसके लिए शब्द ट्रिवियल नोमेनक्लेचर दिया जा सकता है। इसका और भी तरीका है करने का, लेकिन सब्स्टिट्यूट में जब ब्रांचिंग हो तब नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो मैं जस्ट इसके बाद आपको बता रहा हूं, लेकिन इसको मैं आइसोप्रोपाइल भी लिख सकता हूं। IUPAC सिस्टम के हिसाब से ट्रिवियल वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है। सो दिस इज 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, 4 हाइफन आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। ठीक है बेटा, 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, दिस शुड बी द थिंग। अब इसी में यदि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये भी कर सकता था मैं। अब किसी को भी दिखाई दे रहा होगा लंबी चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, वो भी सही है। ये कार्बन हो गया बेटा,
ये CH3, ये CH3 और ये CH3। ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कौन सा ग्रुप है बेटा? जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी है ये एल्काइल ग्रुप है, लेकिन ये कंटिन्यूअस चेन तो है नहीं बेटा, इसको बाहर निकाल लो। यदि आप ट्रिवियल नोमेनक्लेचर पे वापस चले जाओगे, मेरे लेक्चर को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा मैंने इसको क्या बोला था, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। यदि ये कंटिन्यूअस चेन होती, आगे भी कार्बन इसी चेन में कंटिन्यू होता, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है, इसकी चेन आगे कंटिन्यू नहीं है, चेन तो मेन ये है, ये सब्स्टिट्यूट अलग से लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ना ये आइसो है ना ये नियो है, तो जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी उससे 3 कार्बन जुड़े, इसका मतलब टर्शरी हो गया, और टोटल 4 कार्बन है, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। सो इट इज टर्शरी ब्यूटाइल डेकेन, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल डेकेन। और इसकी पोजीशन मैं बताना भूल गया, 5 डैश टर्शरी ब्यूटाइल डेकेन, ठीक है बेटा। अब इतनी बात आप समझ चुके हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पर ये बेटा सब्स्टिट्यूटेड, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप था वो खुद भी सब्स्टिट्यूटेड था। देखो इधर H की जगह CH3 आ गया और H की जगह CH3 आ गया, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। एल्काइल चेन में H की जगह आप कुछ भी लगा दो, मेन चेन में H की जगह कुछ भी लगा दो, यदि वो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूएंट है। एल्काइल मेन चेन आपने एक बार सेलेक्ट कर ली ना बेटा, मेन चेन एक बार सेलेक्ट कर ली, कार्बन पे H की जगह कुछ भी लगा तो वो सब्स्टिट्यूट कहलाएगा, बशर्ते वो फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड ना हो। तो कौन कौन से सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये हाइड्रोजन की जगह ग्रुप जुड़ा है ना, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट में खुद भी साइड चेन है, तो जब सब्स्टिट्यूएंट में भी साइड चेन हो तो उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट में भी यदि साइड चेन हो तो नोमेनक्लेचर कैसे करना है। मतलब ये जो एग्जाम्पल दिए थे ना, इनमें यदि मैं टर्शरी ब्यूटाइल या आइसोप्रोपाइल यूज नहीं करता तो जो नोमेनक्लेचर बताने वाला हूं वो वाला यूज कर सकता था, ठीक है बेटा। तो जस्ट डोंट वरी, फटाफट मैं उसको खत्म करता हूं, फटाफट आपको इस पर ज्ञान देता हूं। अब आएगा कि if substituents are themselves substituted, तो नोमेनक्लेचर कैसे करना है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर मैंने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, क्लियर है। अब कायदे की बात क्या है बेटा कि सब्स्टिट्यूएंट ये था तो CH2 CH3 होना चाहिए था, है ना, लेकिन H हटा के CH3 लगा दिया, मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी सब्स्टिट्यूट हो गया, करेक्ट है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना, तो बेटा जब सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूटेड हो तो इस एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने के लिए जहां पर ये मेन चेन से जुड़ा है उस कार्बन को नंबर 1 लिखो। गलती आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, इसको लिख दो 1 2 3, लंबी चेन सेलेक्ट कर लो, नहीं, जब सब्स्टिट्यूएंट का आपको नंबरिंग करनी है तो जिस कार्बन से वो मेन चेन से जुड़ा है उसे नंबर 1 लिखना है। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो ये 4th पोजीशन पे है सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 को लिखो, फिर ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिखो, इसका नाम हो जाएगा 1 डैश 1 डैश मिथाइल, क्योंकि इस पे 1 पोजीशन में मिथाइल है, इथाइल, ब्रैकेट बंद कर दो। 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है और चेन कौन सी है, इथाइल वाली, 2 वाली इसलिए इथाइल। सो 1 मिथाइल इथाइल। 4 क्योंकि 4th पोजीशन पे, अब ब्रैकेट के अंदर बंद करके अब इसका नाम लिखना है,
इसका नाम जो है ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और इसका नाम ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट मिथाइल है, मिथाइल इथाइल, ठीक है बेटा। तो 1 मिथाइल इथाइल। आई होप सो कि आपको बात समझ में मेरी आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने ये नाम लिखा है। 4 1 मिथाइल इथाइल, और आगे तो रूट वर्ड लिख दो इसके लिए। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, डेक, और एन लगा दो, डेकेन, क्योंकि 10 कार्बन है, ठीक है बेटा। रूट वर्ड की कहानी भी मतलब सिंपल है, मैं बता देता आपको, लेकिन पहले ये कंप्लीट कर दूं फिर रूट वर्ड बता दूंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें। और जो जितने रूट वर्ड अभी यूज हो रहे हैं वो आप 10th तक पढ़ के आए हो, दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, है ना, 10 तक तो आप पढ़ के आए हो। डेकेन, ठीक। अब इसी में वो वाला लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पोजीशन पे मैंने ये लगा दिया, ठीक है बेटा। अब यदि ये लगा दिया मैंने इस पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन है, और इसका नंबर 1 कार्बन ये होगा, नंबर 2 ये होगा। 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट, 4 ब्रैकेट में क्या जाएगा, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, करेक्ट है, क्योंकि 1 पोजीशन पे इधर मिथाइल और इधर मिथाइल। तो 1,1 2 मिथाइल ग्रुप है बेटा, 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, डेकेन, डेकेन आ जाएगा। आई होप सो मैं अपनी बात सभी बच्चों को समझा पाया हूँ और सब बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है बेटा। चलो और बात करते हैं, थोड़ी सी अच्छी सुंदर बात करते हैं। ये एक बढ़िया रूल बताता हूं मैं आपको। जैसे कि मानो कि मेरे पास होता, ठीक है, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 11 कार्बन की चेन लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 की मैंने चेन ली, और 5वीं पोजीशन पे 1 2 3 4 5 1 2 3 1 और 2 इधर लगा दिया, और शायद अगली एक 7वीं पोजीशन पे 5 6 7 7वीं पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब हम समझ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इधर से करते तो 1 2 3 4 5, ये 5 आता, वेरी गुड, और ये 5 आता, 6 7। अब फंस गए, क्यों, क्योंकि सिमिलर टाइप के ग्रुप नोमेनक्लेचर आता। देखो यदि इधर से चालू करूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से जाने पे भी 5 और 7 आ रहे हैं लोकेंट, और इधर से आने पे भी 5 और 7 आ रहे हैं लोकेंट। अब सवाल ये कि किसको पहले दे, तो वी शैल कंसीडर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको पता है जब सिमेट्रिकल पोजीशन आ जाएगी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। याद करो शुरू में फ्लोरो क्लोरो वाला एग्जांपल लिया था, सिमेट्रिकल पोजीशन पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं। अब सवाल ये कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या लें, ये मस्त आंसर है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये इथाइल है बेटा, और यहां पर यदि देखा जाए तो ये क्या होगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, तो हो जाएगा जो भी पोजीशन आए उसकी। अभी पता नहीं है कि 5 है कि 7 है पोजीशन, इधर से नंबरिंग हुई तो 5 होगी, इधर से हुई तो 7 होगी। पहले लिख लेते हैं अंदर क्या आएगा, तो अंदर आएगा 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल, और ये इथाइल है। अब ध्यान से सुनना, लोकेंट को अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे नहीं, क्योंकि लोकेंट है। लोकेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिर्फ तब लेते हैं जब ये सब कुछ सेम हो जाए, मतलब ये सारे वर्ड्स सेम हो जाएं, ये सारे वर्ड सेम हो जाएं, तब लोकेंट को, एक एग्जांपल उस पर भी दे दूंगा। खैर लोकेंट को नहीं लेते। अब रूल ये है कि डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं मानते हैं, तो ये एम से चालू होना चाहिए। परंतु ध्यान से सुनना, जब सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा लगा होता है तो इट इज पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। व्हेन डाई ट्राई टेट्रा is present
in substituent it is part of alphabetical order. बेटा 90% से ज्यादा लोग इसमें गलती करेंगे, समझ रहे बात को, 90% से ज्यादा लोग इसमें गलती करेंगे, बहुत सारे टीचर्स भी इसमें गलती करेंगे। तो when di-tritetra is present in as substituent is present in substituent it is part of alphabetical order, मतलब ये D से चालू होगा और ये E से चालू होगा, D पहले आता है, तो नंबरिंग कौन सी सही होगी, नंबरिंग ये वाली सही होगी, ऊपर वाली, नीचे वाली नंबरिंग गलत होगी, करेक्ट है बेटा। तो देयरफॉर ऊपर वाली नंबरिंग को करते हुए आपको लिखना है 5 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल 7 इथाइल और ये आ जाएगा अनडेकेन 11 के लिए अनडेक लिखते हैं अपन तो अनडेकेन आ जाएगा। तो ये क्या आप लिखना 5 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, अब लिख लेना रिकॉर्डिंग से 5 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल 7 इथाइल अनडेकेन UN अनडेकेन, ठीक है बेटा। तो आई सपोज दैट आप लोग कर लोगे, मैं इसको लिखने में समय नहीं लगाता, तब तक कुछ अच्छा नया और बता देता हूँ, ठीक है बेटा। अब सब्स्टिट्यूट, यदि सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूशन है और वहां पे वर्ड डाइट्राइटेट्रा आया है तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पार्ट होगा, समझ गया मेरी बात को। यदि सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूशन है तो और वहां वर्ड डाइट्राइटेट्रा आया है तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पार्ट होगा। अब बोर्ड ज्यादा गंदा हो गया, मैं 1 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, फिर उसके बाद में बोर्ड को अच्छे से साफ कर लूँ। हाँ बेटा, वापस से सुंदर कर लिया इसको, ठीक है ना। देखो जैसे कि मैंने ये एक बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, मैंने बना भी लिया जिससे समय बच जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्ट है। और किसी भी तरफ चले जाओ 9 की चेन आपको नहीं मिलेगी, 5 6 7 8 6 7 8, ठीक है ना। तो यही सबसे लंबी चेन। अब देखा जाए तो इसकी नंबरिंग यहाँ से चालू हुई 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। सो दिस इज 1 मिथाइल प्रोपाइल। और यदि इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, करेक्ट है। वैसे मैं इसको यदि यहाँ खिसका दूं तो ये और अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए एग्जाम्पल में वेरिएशन हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक ही पोजीशन पे 2 आ रहे हैं तो क्या मतलब है, मतलब कुछ नया नहीं दिख पाएगा। इधर लगा देता हूँ एक, अब देखता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई मुझसे। 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पर 4 आता तो फिर यहाँ से नंबरिंग चालू हो जाएगी। तो मैं यदि एक और बढ़ा दूं, यहाँ 9 10 कर दूं तो 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, हाँ अब सही है। इसको मैंने 10 की चेंज कर दिया, ठीक है बेटा। तो वो 1 मिथाइल प्रोपाइल और 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक, ये भी ब्रैकेट में 1 और वो भी ब्रैकेट में 1। अब आपको पता है दोनों नेम एकदम एक जैसे हैं, मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल प्रोपाइल। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे लगाएं, तो अब सब्स्टिट्यूएंट के आधार पे लगाना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 1 है और इधर 2 है, तो इसको ऑर्डर में अपन ले लेंगे। सो दिस विल बी 1, इसको ऑर्डर में ले लेंगे, मतलब जो नंबरिंग होगी वो इस साइड से होगी, जो लिखी है वो करेक्ट लिखी है, इस साइड से नंबरिंग नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये बाद में आ रहा है 2 और 1 पहले आ रहा है। एक्चुअली अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो है ही नहीं बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोनों सेम है, लेकिन ये लोकेंट के आधार पर फिर करना पड़ेगा, ये 1 है ये 2 है, सो 1 गेट्स द प्रेफरेंस। तो इसलिए इधर से अपन चालू कर देंगे तो नंबरिंग ये हो जाएगी, है ना। वरना यदि ये वाला ग्रुप इधर लगा दो और ये वाला ग्रुप इधर लगा दो तो नंबरिंग इधर से चालू हो जाएगी। आई सपोज दैट सब बच्चों को बात क्लियर है, तो ये बात सही है। इट बिकम्स 5 डैश 1 मिथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल, 5 dash 1 methyl propyl, and this is 6 comma 2 methyl propyl, 2 methyl propyl। और आगे जो चेन है 10 की है
तो डेकेन। करेक्ट है बेटा। इधर जाओ, यहाँ पर एकदम सेम है, देखो तो 1 2 3 और 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल। लेकिन बेटा दोनों सेम है, 1 2 3, 1 2 3, नाम तो एक ही है। तो इसका नाम हमें क्या लिखना पड़ता, इसका नाम हमें लिखना पड़ता, दोनों एक ही ग्रुप है बेटा, तो मैं लिखता 1 2 3 4 5, this is 5 4 3 2 1 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसका नाम होता 5,5 डाई, क्योंकि दो बार आ रहा है एक ही चीज, डाई, फिर ब्रैकेट में जाता 2, इधर हाइफन इधर हाइफन, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल, और 12 कार्बन, इसलिए 2 डेकेन, 2 डेकेन, ठीक है ना। कब कौन सा वर्ड लिखना है उसकी आप चिंता मत करो, वो मैं अभी आपको बस बता ही रहा हूँ, 2 डेकेन, करेक्ट है। 12 तक, 11 को अनडेकेन लिखना था, 12 को 2 डेकेन लिखना था, 13 को ट्राई डेकेन, 14 को टेट्रा डेकेन, पेंटा डेकेन, हेक्सा डेकेन, हेप्टा डेकेन, नोना डेकेन, इकोस, 20 को लिखते हैं, अभी लिख दूंगा, है ना। तो 5,5 डाई, बट देयर इज अ ट्विस्ट। रूल ये है कि यदि ब्रैकेट के अंदर भी डाई आ रहा हो, बाहर भी डाई आ रहा हो, तो बाहर वाले डाई को डाई नहीं लिखते। फिर यदि 2 बार रिपीट हुआ है तो डाई की जगह अपन लिखते हैं बेस, और यदि 3 बार रिपीट हुआ होता, मतलब 3 बार यही ग्रुप रहा होता चेन में, तो ट्राई की जगह लिखते हैं हम ट्रेस, बेस लिखते हैं, ट्रेस लिखते हैं, डाई नहीं लिखते हैं, ट्राई नहीं लिखते हैं। यदि 4 होगा तो लिखेंगे टेट्रा किस, टेट्रा नहीं लिखेंगे, टेट्रा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेट्रा किस। इट इज ओनली KIS किस, डोंट गेट मच एक्साइटेड, टेट्रा किस, पेंटा किस, लाइक दिस। क्लियर है बेटा इतनी बात। तो इस तरीके से अपन को लिखना पड़ता है। देखो यदि ब्रैकेट के बाहर भी डाई है अंदर भी डाई है, या बाहर डाई है अंदर ट्राई है टेट्रा है, तो भी अपन बाहर जो लिखा होता है, अंदर वाले को नहीं, बाहर वाले को, डाई की जगह बेस, ट्राई की जगह ट्रेस, 4 की जगह टेट्रा किस, इस तरह से हमको इसको लिखना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको एल्काइल ग्रुप, वो जो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स होते हैं, इसका नोमेनक्लेचर एकदम डिटेल में पढ़ा दिया। मतलब कोई भी एग्जाम हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, आपका क्वेश्चन लग जाएगा यदि एलिफेटिक एल्केन सब्स्टिट्यूटेड का नोमेनक्लेचर आपने आ गया तो, आपको आ गया तो, ठीक है। अब अपन आते हैं मल्टीपल बॉन्ड के नोमेनक्लेचर पे, ठीक है बेटा। तो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। हालांकि 1 घंटा हो गया है आज के लेक्चर का, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या आज मल्टीपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर आज पढ़ा दूं आपको कि नहीं पढ़ाऊं। अच्छा चलो पहले रूट वर्ड तो बता ही देता हूँ आपको, फिर मैं डिसाइड करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा नहीं करना चाहता मैं चाहता हूँ 1-1 घंटे में। तो खैर देखते हैं, हो सकता है कि आपको एल्कीन एल्केन वाला, एल्कीन और एल्काइन वाला भी आज ही बता दूं, ऐसा करके, ठीक है ना। अब एक चीज थी, वो थी रूट वर्ड, है ना। तो रूट वर्ड मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था, क्योंकि अब तक जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी इतनी, आगे भी नहीं पड़ेगी, एग्जाम में भी नहीं पढ़ते, 10 तक ही आता है आज ज्यादा से ज्यादा। लेकिन फिर भी बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है, अलग अलग जगह पढ़ लेते तो उनको लगता है। बट एज अ टीचर मेरा भी काम है आपको ये बताना कि आप जो एग्जाम दे रहे हो उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। तो ज्यादा से ज्यादा मैंने अभी तक जो देखा है 10 तक पूछ लेते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि एक कार्बन है तो रूट वर्ड जो होगा, रूट वर्ड ये बताता है कि कार्बन चेन में कितने कार्बन है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है। एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, यार कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, ब्यूट, और 5 कार्बन है तो पेंट, और 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो
नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। ठीक है बेटा। अब 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन है तो दो डेक, 13 कार्बन है तो ट्राइडेक, 14 कार्बन है तो टेट्राडेक, 15 तो पेंटाडेक, 16 तो हेक्साडेक, 17 तो हेप्टाडेक, 18 तो ऑक्टाडेक, 19 तो नोनाडेक, 20 इकोस, 21 तो एनी इकोस। ठीक है ना, बीच के मैंने छोड़ दिया बेटा, बोल दिए हैं लेकिन छोड़ दिया। 22 तो डो इकोस, 23 तो ट्राई इकोस, 24 तो टेट्रा इकोस, पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना, 30 तो ट्राइकॉन्ट, 31 तो हेनी ट्राइकॉन्ट, 32 तो दो ट्राइकॉन्ट, 33 तो ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट, टेट्रा ट्राइकॉन्ट, पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना, 40 तो टेट्राकॉन्ट, फिर हेनी टेट्राकॉन्ट, 41 तो हेनी टेट्राकॉन्ट, दो टेट्राकॉन, ट्राई टेट्राकॉन, टेट्रा टेट्राकॉन, पेंटा टेट्राकॉन, हेक्सा हेप्टा ऑक्टा, है ना। और जब 50 आएगा तो पेंटाकॉन्ट, 60 हेक्साकॉन्ट, 70 हेप्टाकॉन्ट, 80 ऑक्टाकॉन्ट, 90 नोनाकॉन्ट, 100 is heptane I suppose. 100 was, मैंने कहीं लिखा था 100, I suppose that it is heptane if I am not wrong. Hexagon hectane, yes it is hectane. ठीक है बेटा, जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 10-11 तक ही बस जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगी आपको किसी भी प्रकार की जरूरत। तो ये था बेटा एल्केन का नोमेनक्लेचर जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है। अब जो है एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर पे हम आ सकते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं तो उनका नेमिंग हमको किस तरीके से करना है। लेट मी चेक वेदर आई हैव टाइम। बेटा थोड़ा समय और बचा लिया मैंने, इसको ड्रॉ कर दिया आपके लिए तब तक। तो रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड विथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, है ना, और मैंने कुछ एग्जांपल बना दिए, इनमें मैं सारे रूल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। देखो बेटा, पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर पहला रूल कि सेलेक्ट, अब लॉन्गेस्ट चेन अपन एल्केन में सेलेक्ट करते थे, याद करो बेटा, है ना। अब यहाँ पे एक समस्या ये खड़ी हो गई कि एल्केन से यदि सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाली चेन सेलेक्ट करो तो 1 2 3 4 5 ये एक चेन आ रही है, और डबल बॉन्ड कंटेनिंग चेन सेलेक्ट करो तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये दो चेन तो बराबर की हो गई जो भी है ना। तो चाहे ये वाली इस तरफ आओ चाहे सीधे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो एक ही होगी, है ना। सवाल ये है कि मैं ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाली चेन सेलेक्ट करूँ कि डबल वाली करूँ। तो बेटा रूल ये है कि मेरे को वो चेन सेलेक्ट करनी है जो सबसे लंबी हो, पर उसमें यदि मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड शुड बी इंक्लूडेड इनटू द चेन। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंफ्यूजन ना हो जाए रूल्स में, इसलिए एक एक करके पढ़ाता हूँ। तो सब्स्टिट्यूटिव एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड थे तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई थी, डबल और फंक्शनल ग्रुप वाली। वैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यदि आपके पास कोई चेन है तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप वाली चेन सेलेक्ट होनी चाहिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड वाली, और उसके बाद में जो है वो होनी चाहिए चेन, मतलब फिर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है तो फिर आप लॉन्गेस्ट चेन जो हाइड्रोकार्बन है वो सेलेक्ट कर लो, है ना। इस एग्जाम्पल में जो चेन सेलेक्ट होने वाली है वो होने वाली है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, 1
2 3 4 5। अब आपके दिमाग पे तुरंत सवाल आ गया होगा, सर इसमें तो चलो जो सिंगल बॉन्ड वाली चेन थी वो भी 5 की थी, मल्टीपल वाली भी 5 की थी, इसलिए मैंने मल्टीपल की सिलेक्ट कर ली। लेकिन यदि मान लो कि कभी ऐसा हो जाए कि जो ये वाली चेन है ये ज्यादा लंबी बन रही हो, मतलब सिंगल बॉन्ड वाली चेन ज्यादा लंबी बन रही हो और ये मल्टीपल बॉन्ड सेलेक्ट करके चेन छोटी हो रही हो, तो मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताया। नेक्स्ट एग्जांपल में सिंगल वाली चेन सेलेक्ट करो तो ये इतनी लंबी चेन आ रही है बेटा, है ना, और लंबी कर देते हैं जिससे और कोई डाउट ना रह जाए, है ना। तो द थिंग इज दैट कि कोई बच्चा फिर पूछ सकता है सर अब मैं कौन सी चेन को सेलेक्ट करूं इसमें। भाई आपको प्रेफरेंस देना है किसको, मल्टीपल बॉन्ड को। आपने जैसे ही देखा कि ओ देयर इज मल्टीपल बॉन्ड, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा सेलेक्ट द मल्टीपल बॉन्ड, बाकी सबको छोड़ दो। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो बाकी सबको छोड़ दो, मल्टीपल बॉन्ड पे जाओ। मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट सेलेक्ट दी मल्टीपल बॉन्ड, जो सबसे ज्यादा यहाँ प्रायोरिटी है वो किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की। बाकी सबको छोड़ देना है, कहाँ लंबा चेन मिल रही है, कहाँ क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, छोड़ो, सेलेक्ट द मल्टीपल बॉन्ड। इफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, मल्टीपल बॉन्ड है और सिर्फ हाइड्रोकार्बन चेन है तो। या सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सब्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं, हेलोजन, एल्कोक्सी ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ये सब सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होते हैं। तो बेटा कौन सी चेन सेलेक्ट होगी पता है, 1 2 3 4 5, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एन हेप्टाइल हो जाएगा 1 2 3 4, और ये एन ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है बेटा, या इसको हम सिर्फ ब्यूटाइल बोल दें, उसको इसको सिर्फ हेप्टाइल बोल दें, उसको ब्यूटाइल बोल दें, लेकिन चूंकि ट्रिवियल नोमेनक्लेचर शामिल है कर सकते हो आप, तो इसको एन हेप्टाइल, यदि ये 7 है तो बार बार नहीं गिनना मैं, 7 है 8 हुए तो ऑक्टाइल कर देना, एन हेप्टाइल और एन ब्यूटाइल वो हो जाएगा, और चेन जो सेलेक्ट होगी वो ये वाली होगी। यहीं पे एक एग्जांपल मैं आपको बता ही दूं, मैं नहीं चाहता था फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जांपल अभी से बताऊं, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूं जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। देखो ये इतनी लंबी चेन है बेटा, इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड बनाया, दो बनाए, 3 मल्टीपल बॉन्ड बना दिए, लो 4 मल्टीपल बॉन्ड बना दिए, और इधर मैंने ये लगाया फंक्शनल ग्रुप COH और COH। तुमको पता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको होती है, फंक्शनल ग्रुप को। तो चूंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को है, बाकी सबको भूल जाओ, दिस इज द लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन, खत्म खेल, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहे थे। समझ गया आप मेरी बात को, वो कितने मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी टू फंक्शनल ग्रुप, देन टू मल्टीपल बॉन्ड एंड देन टू सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है बेटा, तो खैर ये एग्जाम्पल अभी नहीं लेना चाह रहा था मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया, और आगे चल के मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं सारे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, कि आपका ये कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा। पहले अपन रूल्स पे मजबूत हो, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो, तो चेन कौन सी सिलेक्ट हुई, ये वाली चेन सिलेक्ट हुई। ठीक, अब इसका नाम कैसे देता मैं, इसका नाम देने के लिए ऐसे लेते हैं बेटा, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स जो कि क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो होता है, इधर है नहीं तो उसको काट दो, ये नहीं आएगा। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन है, ये होगा। प्राइमरी सफिक्स होते हैं एन, इन, आइन। तो अब चूंकि मेन चेन में ये आ रहा है तो ये या ये आ जाएगा, और सेकेंडरी सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप है वो नहीं होगा। ऑल्दो डबल ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन वो लोएस्ट आते हैं, तो उनको अपन प्राइमरी सफिक्स में ही रखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यदि कोई आपसे पूछे आर ट्रिपल एंड डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, यस, बट वो फंक्शनल ग्रुप तभी कंसीडर होंगे जबकि बाकी कोई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ना हो। अब कौन ज्यादा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पढ़ाते हुए क्लियर कर दूंगा, है ना। चल, अब तो प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं आएगा, इसको मिटा देते हैं। रूट वर्ड आएगा, सेकेंडरी सफिक्स भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब नोमेनक्लेचर कैसे करना है, सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट को ढूंढेंगे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बता दूं, कई बार एग्जामिनर ये भी कर सकता है आपके साथ, इधर बेटा इसको मिटा करके वो ET लिख दे। ET स्टैंड्स फॉर इथाइल, ME स्टैंड्स फॉर मिथाइल, ET फॉर इथाइल, PR for propyl, IPR for isopropyl, secondary butyl, secondary ब्यूट लिख देगा ऐसे, secondary butyl। तो यदि उसने सिर्फ इतना ही लिख दिया ना, तो आपका कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। जैसे कि कोई एग्जामिनर ने लिया यू करके लिख दिया और यहाँ पर ET लिख दिया,
अब उसने बोला नोमेनक्लेचर बताओ। बच्चे ने क्या किया, 1 2 3 4 की चेन सेलेक्ट कर ली। नहीं भाई, इसको पहले खोलो, ये ET मतलब इथाइल है, मतलब CH2 CH3 है, मतलब चेन 5 कार्बन की सिलेक्ट होगी। आ रहा है बात समझ में? तो ये वो कभी कभी ये भी कर सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल ऐसे ही लिख दे, समझ रहे? इसके भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। एक ये वाला मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है। जैसे कल के दिन कोई एग्जामिनर आपको लेकर के यूं बना दिया, यूं बना दिया, यूं बना दिया, इधर भी एक इथाइल लिख दिया, इधर भी एक इथाइल लिख दिया, और उसने बोला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की होगी? तो बेटा 2 कार्बन तो यही हो जाएंगे, CH3 CH2, 2 3 4 5 6 कार्बन की होगी, ठीक है ना? यदि वो इसकी जगह PR लिख देता तो प्रोपाइल हो जाता, तो 1 कार्बन और बढ़ जाता। ठीक बेटा? तो ऐसा ना हो कल के दिन एग्जामिनर आपको मूर्ख बना दे, लेके उसने टाम टूम चकाम कचैया दुम दुम चटचट यूं बनाया, और यहाँ पर बड़े प्यार से PR लिख दिया, और आपने चेन जो है 1 2 3 4 5 6 7 की सिलेक्ट कर ली। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये PR मतलब प्रोपाइल लिखा हुआ है, तो CH2 CH2 CH3 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की चेन सेलेक्ट होगी। तो प्लीज आप इसमें थोड़े सावधान रहना, एग्जामिनर आपको यहाँ पर मूर्ख बना सकता है। वो यहाँ पर IPR लिख देता तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपको अटैच करना पड़ता। इसलिए बेटा सारी चीजें पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए मैंने ट्रिवियल नोमेनक्लेचर आपको 2 घंटे में पढ़ाया, क्योंकि यहाँ ट्रिवियल नोमेनक्लेचर घुसा देगा एग्जाम में, उठा करके IPR लिख देगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिख देगा। अब उसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो कैसे काम चलेगा, है ना? और ये चीज कई जगह आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम, जबकि आपको ट्रिवियल नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। एग्जामिनर कई बार नाम दे करके आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है, और फिर आप स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे तो उसका प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। चलो खैर, यह बात आ गई बेटा समझ में, है ना? तो इधर ये समझ में आ गया कि हमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। यदि एक ही डबल बॉन्ड होता मान लो, तो फिर कोई बात नहीं थी, तो फिर मैं इससे लेकर के ये वाली चेन पे चला जाता। लेकिन 2 डबल बॉन्ड थे तो दोनों को इंक्लूड मेरे को करना था। ट्रिपल बॉन्ड होता तो उसको भी इंक्लूड करते, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। अब इधर आ जाओ बेटा, इधर आए। अच्छा, इसका नोमेनक्लेचर मैं आपको बता रहा था। तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है ना? तो इसको बोलता 3 इथाइल, 3 इथाइल सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया बेटा, खत्म, क्योंकि सब्स्टिट्यूट खत्म मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म। अब रूट वर्ड, कितने कार्बन है? 5, तो दिमाग नहीं लगाना, सीधा लिख दो पेंट। ठीक है, अब पेंट लिख दिया तुमने, अब क्या होगा? अब आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्योंकि रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ANE9, क्या डबल बॉन्ड है यहाँ पे? हाँ है। किस पोजीशन पे है? तो 1 2, तो जो लोएस्ट पोजीशन होती है वो ली जाती है। तो फर्स्ट पोजीशन पे, तो डैश लगा के 1 इन लिखना है, डैश लगा के 1 इन लिखना है। पहले के नोमेनक्लेचर में इसको 3 इथाइल 1 पेंटीन भी लिख देते थे। अब IUPAC नोमेनक्लेचर का ये कन्वेंशन है कि जहां इन लिखोगे उसके ठीक सामने डबल बॉन्ड की पोजीशन को लिखना है। दिस इज मोर करेक्ट। जैसे पेंट 1 इन भी लिख सकते हो, पेंट 1 पेंटीन भी लिख सकते हो, पेंटीन 1 भी लिख सकते हो। पहले के जमाने में तीनों लिखते थे, लेकिन अब नहीं, अब पेंट 1 इन लिखना है आपको। ठीक है ना? जो इन लिखा है ना उसके ठीक सामने डबल बॉन्ड की पोजीशन मार्क करनी है। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, 1 और 2 दोनों लग सकती है आपको, लेकिन जो लोएस्ट होती है वो लेते हैं अपन, तो 1 लेंगे। ठीक है बेटा? अब इधर जाओ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हेप्टाइल। और किस पोजीशन पे? थर्ड पे, 1 2 3 4। और ये हुआ बुटाइल। बुटाइल कौन सी पोजीशन पे? बुटाइल है थर्ड पोजीशन पे। तो बी पहले आ जाएगा नोमेनक्लेचर में, तो 3 ब्यूटाइल 3 हेप्टाइल, 3 ब्यूटाइल 3 हेप्टाइल। सब्स्टिट्यूएंट खत्म, सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए। अब रूट वर्ड, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट। फिर लोकेंट बताओ, पेंट आ गया। अब लोकेंट मतलब पेंट मतलब रूट वर्ड खत्म हो गया, रूट वर्ड खत्म तो प्राइमरी सफिक्स चालू, वो इन है। तो 1 पोजीशन और 4 पोजीशन पे, तो डैश 1 4 डाई इन, तो ये पेंटा हो जाएगा। यदि एक ही चेन में, यदि एक ही चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो पेंट नहीं फिर पेंटा लिखते हैं, हेक्स नहीं हेक्सा लिखते हैं, ए और लगा देते हैं। तो दिस बिकम्स पेंटा 1 4 डाई इन। यदि एक ही डबल बॉन्ड होगा तो पेंट लिखेंगे, यदि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे एक ही चेन में तो फिर पेंटा लिखेंगे, है ना? मतलब ए वर्ड एक्स्ट्रा लगा देंगे अपन, दैट इज इट। चलो अब इधर आ जाओ बेटा, यहाँ पर आए तो 1 2 3 4 5 6। अब इधर से भी चालू कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6, उसमें भी सेम पोजीशन आती। लेकिन बेटा अब आप देखो
तो ये इसको 5 है, इसकी पोजीशन 5 है, इसकी 1 है ना, बनता सिमेट्रिकल पोजीशन है। यदि सिमेट्रिकल पोजीशन है तो इन को प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू आइन। आप याद करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिख सकते हो। ये देखो ई पहले आएगा तो इट इज गिवन प्रायोरिटी। तो चेन कितने की थी? चेन थी 6 की, और सब्स्टिट्यूएंट कोई इस पे है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट सेकेंडरी प्रीफिक्स भूल जाओ, रूट वर्ड लेके आओ हेक्स, सीधा सीधा ये क्या आ गया? हेक्स 1 इन 5 आइन, 1 इन 5 आइन। आई सपोज दैट सब बच्चों को बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब इधर आ जा बेटा, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 और 5 आएगा, और यहाँ पर 1 और 5 आएगा, 1 2 3 4 4 आएगा, 1 और 4 आएगा। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्रिकल नहीं है, जब सिमेट्रिकल है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, और जब सिमेट्रिकल नहीं है तो जो लोएस्ट सम रूल है उसको लगा देना, 1 2 3 4 5 6। तो दिस बिकम्स 1 आइन एंड 4 इन। सो पहले लिख देना हेक्स 1 आइन 4 इन, हेक्स 4 इन 1 आइन, क्योंकि एबीसीडी में ये पहले आएगा ना इन। तो आपको लिखना हेक्स, नंबरिंग में आपने क्या किया? नंबरिंग में आपने प्रेफरेंस किसको दिया? लोएस्ट सम रूल को दिया। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल पोजीशन में थी। लेकिन जब सब्स्टिट्यूट का नोमेनक्लेचर करते हो या फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करो और एक से ज्यादा हो या डबल मल्टीपल बॉन्ड पे आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप में कंफ्यूजन हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड पे आ जाते हैं। मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा है, ये आइन है और ये इन है, तो इनका जब नोमेनक्लेचर करोगे तो नंबरिंग करते हुए हमें लोएस्ट सम रूल देखना है, लेकिन नोमेनक्लेचर करते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो 4 इन 1 आइन ऐसा चलेगा। तो ये हो जाएगा हेक्स 4 इन 1 आइन। आई सपोज बात समझ में आ गई होगी। तो ये थे कुछ रूल्स जो कि मैंने आपको बताए हैं, किसके लिए? मल्टीपल बॉन्ड वाले के लिए रूल्स बताए हैं। एक आध रूल और है, लेकिन मुझे लग रहा है ज्यादा ही रूल हैं और इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। खैर, अब फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत डिटेल में। उसके बाद में तीनों के सवाल एक साथ कराऊंगा, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट वाले, तो आपके दिमाग पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा नोमेनक्लेचर। आज जो पढ़ाया गया है इसको अच्छे से पढ़ लो, सवाल अभी मत बनाना, क्योंकि सवाल अभी नहीं बनेंगे। सवाल तब बनेंगे जब मैं अगली क्लास 1 घंटे की और पढ़ा लूंगा, तब नीट लेवल के 100% सवाल आपसे बन जाएंगे। फिर जेई लेवल के सवाल भी उसकी नेक्स्ट क्लास से बन जाएंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय, टाटा सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बाय बच्चों।